और खबर तफसील से, जासूसी के इल्जाम में पाकिस्तान की जेल में बंद हामिद निहाल अंसारी हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। वाघा बॉर्डर में दाखिल होते ही हामिद ने सबसे पहले अपनी सरजमीन को बोसा दिया और फिर बहुत ही जज्बाती अंदाज में अपने वालिदैन से लिपट गए। ये नजारा है वाघा बॉर्डर का, जहां एक मां की बरसों पुरानी दुआ कबूल होने जा रही है। जी हां, पाकिस्तानी लड़की से ऑनलाइन दोस्ती के बाद उससे पाकिस्तान मिलने पहुंचे मुंबई के हामिद निहाल अंसारी को आज पाकिस्तान की जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद हामिद निहाल अंसारी ने हिंदुस्तान में अपना पहला कदम रखा और बहुत ही जज्बाती अंदाज में अपनी मां से लिपट गया। मां ने भी 6 साल तड़प तड़प कर बेटे का इंतजार किया था और बस वो भी बेटे से गले मिलकर रो पड़ी। बरसों बाद बेटे से मिलने के बाद मां ने बेटे को हर तरह से छूकर देखा कि कहीं बेटे को कुछ हुआ तो नहीं। वहीं हामिद निहाल अंसारी के वालिद अपने जज्बात को जब्त किए पहलू में खड़े थे। इन्होंने भी अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बेटे को गले लगाया। निहाल की मां जज्बात से इतनी मगलूब थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। खुशी भी अजीब चीज होती है, आंखों से बहती है मगर ज़बान से कुछ कहने नहीं देती। देखिए, सामने काफी भावुक पल है परिवार के लिए। जो हामिद की मां है वो इस वक्त अपने बेटे की बाहों में है। उन्हें भरोसा नहीं था कि जो वो एफर्ट्स कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, उसका ये नतीजा उनको देखने को मिलेगा कि हामिद अंसारी एक दिन पाकिस्तान की जेल से बाहर होगा। आप देखिए, काफी ये भावुक पल है परिवार के लिए। लेकिन फिलहाल जो हामिद अंसारी है वो भारत में आ चुका है। रॉ का एजेंट होने का आरोप पाकिस्तान में लगाया गया था, लेकिन भारत की ओर से पाकिस्तान को जानकारी दी गई कि हामिद अंसारी लगातार 2012 में एक पाकिस्तान की लड़की के साथ संपर्क में था। सोशल मीडिया पर उससे चैटिंग कर रहा था और उसी से मिलने के लिए जब उसे वीजा नहीं मिला तो उसने फर्जी दस्तावेज बनाए। अफगानिस्तान के रास्ते वो पाकिस्तान पहुंच गया था। 33 साल हामिद 6 साल बाद अपने मुल्क लौटा है। मुंबई का रहने वाला हामिद अंसारी पेशावर मरकजी जेल में कैद था। इसे फौजी अदालत ने फर्जी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने के इल्जाम में 15 दिसंबर 2015 को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने पर 2012 में इसे गिरफ्तार किया गया था। फेसबुक पर दोस्ती होने के बाद वो मुबैना तौर पर लड़की से मिलने के लिए गैर कानूनी तरीके से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा था, जिसे इसकी कीमत कैद की सूरत में चुकानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार के पाली हिल में मौजूद बंगले पर लैंड माफिया जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। ये इल्जाम दिलीप कुमार की अहलिया सायरा बानो ने समीर भोजवानी पर लगाया है। सायरा बानो ने इस मामले में पीएम मोदी से ट्वीट करते हुए मदद की अपील की है। इस ज़िम्न में सायरा बानो से तफसीली बातचीत की हमारे मुंबई नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने। दिलीप कुमार की अहलिया और अपने ज़माने की मशहूर मारूफ अदाकारा सायरा बानो ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ट्वीट करते हुए शिकायत की है कि उनकी प्रॉपर्टी के मुतालिक जो है वो उन्हें एक किस्म की धमकी दी जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं सायरा बानो जी से कि पूरा मामला क्या है और आपने ट्वीट किया है, उसका मकसद क्या है? पूरा मामला क्या है वो तो आपको चिराग बताएंगे, लेकिन ये जो परेशानी का आलम है नेचुरली हद से ज़्यादा होता जा रहा है। ये 10-12 साल से ये आदमी जो है हमें परेशान किया हुआ है। कहता है कि ये बंगला जो है ये उनका है। अब उनका बंगला ये कहाँ से हो गया? ये दिलीप कुमार साहब का हाउस है, दिलीप साहब का लैंडमार्क है। वो घर है जहाँ उनके छोटे छोटे भाई बहन पले बड़े हुए हैं। उनको इमोशनल अटैचमेंट है इस घर से। उन्होंने कोई 10 घर तो बनाए नहीं। इंसान का वाहिद एक मकान होता है जिससे लगाव होता है इमोशनली। अब उसको हम ठीक करने जा रहे थे और उसमें एक म्यूज़ियम हम जो आउट हाउस है उसमें बनाने जा रहे हैं, तो ये आदमी आड़े आ रहा है। वन फाइन डे ही सेज कि ये घर मेरा है। अब ये कैसे हुआ भाई? ये लैंडमार्क दुनिया जानती है कि 1953 में दिलीप साहब ने ये परचेज किया था। तो परेशान हाल होके हम लोगों ने कंप्लेन नहीं की है पीएम साहब को, हमने इल्तिजा की है उनसे कि आप खुदा का वास्ता है आप देखिए कि क्या हो रहा है। ये आदमी हमको कोर्ट बाजी में फंसाए हुए है, भगा रहा है, दर बदर भाग दौड़ हो रही है हमारी, जिसके अंदर
हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमारी सेहत का नुकसान हुआ है। इस आदमी की परेशानी की वजह से दिलीप साहब की जो तबीयत खराब है वो और भी बिगड़ती जा रही है, और भी खराब होती जा रही है, और वो इस बात का एडवांटेज ले रहा है। तो और सब लोगों को देख के ये बातें महसूस करके कुछ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को भी आपने शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी जो है वो कुछ एक्शन नहीं लिया। नहीं, फडणवीस साहब से जब हमारा राब्ता हुआ, जब ये बात हो रही थी, चिराग आपको बताएंगे कि कोर्टबाजी होके और कुछ वजूहात की वजह से वो जेल में बंद हो गए थे। 4 महीने बंद रहे समीर भोजवानी, 4 महीने, और उनको बेल नहीं मिली। फिर उनकी बीवी, उनकी बहन सब यहाँ पे आते रहे कि भाई इसके अंदर, वो हमारी वजह से बंद नहीं था, वो और भी उसने जो फ्रॉड्स किए, जो फोर्जरीज किए, उनकी वजह से एक बेल जो है एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है वो चिराग समझाएगा, वो उनकी रिजेक्ट हो गई और वो बंद हो गए। तो जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हेल्प कीजिए हमको कि उसको हम निकालें यहाँ से, तो हमने कहा भाई किसी तरह से जो है मिलनसारी से वो इस नतीजे पे आए कि हाँ अब वो हमारे आड़े नहीं आएंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो बाहर आके कोऑपरेट करेंगे, वो तो बाहर आएंगे, जो आप कहेंगे वो साइन करवा लेंगे। फिर महेश जेठमलानी को भी भेजा, फडणवीस साहब को कंसल्ट किया उन लोगों ने। फडणवीस साहब ने भी कहा कि वो बात करते हैं। अब उस बात को भी 3 महीने होने आए कि वो रिलीज हो गया समीर भोजवानी, अब 3 महीने होने आए हैं, लेकिन बात वही है कि वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं है, वो करके ही नहीं देता है। पीएमजी की मुदाखलत के बाद क्या आपको लगता है कि मसला जो है वो हल होने की कगार पे है? अब उम्मीद तो यही कर रहे हैं, इसलिए तो हमने स्टेप लिया है। हमारे रक्षक हैं, हमारी देखभाल करने वाले हैं, एंड अगर वो दिलीप साहब के इंसान के लिए नहीं करेंगे तो फिर मैं और क्या कहूँ। दिलीप साहब ने तो हर किस्म की सैक्रिफाइस दी है अपनी दुनिया के लिए, अपने नेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने कैरियर के लिए। जितना उनकी तारीफ करूं वो कम है। वो हिंदुस्तान के कोहिनूर हैं, आपको मालूम है। पूरी दुनिया जो है उनकी इज्जत करती है। तो आई एम श्योर कि पीएम साहब ज़रूर इज्जत करेंगे। आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि दिलीप साहब की जो शख्सियत है, जो उनका मकाम है, अगर उस इंसान को जस्टिस नहीं मिलती तो फिर जो कॉमन आदमी है, एवरीडे कॉमन मैन जो है, उसकी क्या सुनवाई होगी हमारे देश में। पीएम मोदी को ट्वीट करने के बाद अब उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा बन चुकी है। सायरा बानो जी का कहना है कि अगर इस मुल्क में दिलीप कुमार साहब के साथ इस तरह का हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या हालत होती होगी। कैमरा पर्सन विलास चिपड़े के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। यौम अक़लियती हुकूक़ के मौके पर गुजरात के दारुल-हुकूमत गांधीनगर में माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से अक़लियतों के मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर धरने का अहतमाम किया गया। गुजरात में कई साल बाद यह पहला मौका था कि अक़लियतों ने अपने मुतालबात को मनवाने के लिए कोई बड़ा एहतजाज किया हो। माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने गुजरात विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया था, लेकिन हुकूमत की इजाज़त न मिलने की वजह से विधानसभा का घेराव नहीं किया गया। इस मौके पर पुरअमन तरीके से मुसलमानों ने हुकूमत के सामने अपनी बात रखी। राष्ट्रीय लघुमती अधिकार दिवस के मौके पर सरकार को ये याद दिलाने आए थे कि आप इस देश के संविधान का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए वायदों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। उन उल्लंघन को आप मत कीजिए और इस देश के संविधान को मानिए, और इस देश के संविधान को मानते हुए गुजरात के 11.5% आबादी को न्याय दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन को मान के हुए हम अपनी डिमांड है उनको रखेंगे, और जो भी परमिशन उसने दी है उसी हिसाब से हम लड़ेंगे। लेकिन इसको आगे ले जाने के लिए हम हर एक ब्लॉक लेवल पे जाएंगे और हर ब्लॉक में ये जो माइनॉरिटी डे है वैसे ही हो जाएंगे और वहीं से लोगों की एक आवाज़ उठाएंगे। आलमी यौम अक़लियती हुकूक़ के मौके पर रांची में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। झारखंड अक़लियती कमीशन के जरिए मुनक़्क़िद इस तकरीब में कमीशन के चेयरमैन कमाल खान समेत कमीशन के सभी 3 नायब चेयरमैन के अलावा कसीर तादाद में समाजी कारकुनान व उलमाए कराम मौजूद थे। इस मौके पर कौमी यकजहती के फ़रोग़ में अहम रोल अदा करने वाले 15 लोगों को एजाज़ात से नवाजा गया। साथ ही रियासती मालियाती कारपोरेशन के जरिए मुंतखब 35 लोगों को लोन की रकम भी फराहम की गई।
अल्पसंख्यक आयोग का जो पूरी टीम है, हम लोग सरकार मानकर नहीं, चौकीदार मानकर काम कर रहे हैं। और जहां भी उनकी ज़रूरत होगी सुरक्षा का, जहां भी हनन आपका उनका अधिकार का होगा, पहरेदार के रूप में अल्पसंख्यक आयोग झारखंड के पूरी टीम खड़ी रहेगी। हमारे मुल्क में हुकूक डे के नाम पर कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। इनकी फहरिस्त भी काफ़ी लंबी है, लेकिन क्या सिर्फ तकरीब के इनकाद से मकसद पूरा हो जाता है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में यौम अक़लियती हुकूक पर मुनक्किदा सरकारी तकरीब से ये बात सही साबित होती है। देखिए ये रिपोर्ट। समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अल्पसंख्यक लोगों की जो है अनदेखी की जा रही है। अब ये छोटा सा आप बताइए, सूचना नहीं दी गई, जब पूरी तरीके से प्रचार प्रसार किसी प्रोग्राम का नहीं किया जाएगा तो कहाँ से पब्लिक, कहाँ से लोग आके अपनी बात रखेंगे? राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री तक कोई आवाज़ नहीं पहुँचती, पहुँचाने का कोई माध्यम नहीं है। अगर जाएं मिलने के लिए तो मंत्री महोदय मिलेंगे नहीं। मंत्री महोदय आज हल्द्वानी में हैं तो कल को कहीं और हैं, मिलने की बात हुई तो मिल नहीं पाते हैं, तो उससे फायदा क्या है? सुना आपने, जो आए तो थे यौम अक़लियती हुकूक प्रोग्राम में शामिल होने, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर इनमें मायूसी और नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। महकमे अक़लियती फलाह हर साल यौम अक़लियती हुकूक बड़े ही जोशो खरोश के साथ एक बड़े ऑडिटोरियम में मुनक्किद करता है, लेकिन इस साल ये प्रोग्राम ऑफिस तक ही सिमट कर रह गया और प्रोग्राम में हर साल की तरह बड़ी शख्सियात ही नजर नहीं आई, यहाँ तक कि लोगों की तादाद भी कम रही। इस बार जो है हमने ये निर्णय लिया था, इधर जो डिपार्टमेंट के अंदर ही छोटा सा ये प्रोग्राम करेंगे। हर साल हमने करा है, पिछले कई बार जो है सीएम के घर में किया है, कई बार जो हमने इधर राजपुर रोड में बड़ा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इस बार आयोग ने ये निर्णय लिया था, हम अपने डिपार्टमेंट के जितनी भी स्टाफ है उनको बुला के इधर जो है इसके बारे में अवगत करा जाए। अक़लियतों को हर साल उम्मीद रहती है कि इस मंच से बुनियादी मसाइल पर संजीदगी से पहल की जाएगी, लेकिन एक बार फिर अक़लियती हुकूक डे के मौके पर यहाँ बयानबाजी और खानापुरी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बहुत सी चीज़ें हैं, तो सबसे बड़ा जो आवश्यकता है वो है वित्त की। दूसरा, पुनः हमारे सीमित संसाधनों को देखते हुए हमारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मैन पावर की कमी है। इस बिंदु को हम लोग शासन के सामने भी ले जा चुके हैं, लेकिन शासन की अपनी व्यवस्थाएं हैं कि धनराशियां बहुत सीमित धनराशियां हैं। रियासती वजीर बराए अक़लियती फलाह की गैर मौजूदगी से जहां लोगों में नाराजगी दिखी, वहीं प्रोग्राम को लेकर तशहीर न होने से अक़लियतों की हिस्सेदारी भी बेहद कम रही। ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि अक़लियतों के हालात, मसले, मुद्दे और माइनॉरिटी डे आज हाशिए पर नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर मदरसा असरी तालीम असातिज़ा ने वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल के खिलाफ ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया। एहतजाजी असातिज़ा ने गुज़श्ता 33 महीनों से उनकी रुकी हुई तनख्वाहों की अदायगी और नए मदारिस को मंजूरी देने का पुरजोर मुतालबा किया। दिल्ली के जंतर मंतर पे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का विशाल धरना प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। इनकी मांग है कि जो 32 महीनों से इनका पैसा रोका हुआ है वो इन्हें जल्द से जल्द दे और केंद्र सरकार जल्द से जल्द इनकी पैसों को फटाफट इनको मुहैया कराए। हमारे साथ इनके लीडर बात करने के लिए मौजूद है, आइए बात करते हैं इनसे। सर, आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे आपकी, क्या बताना चाहिए? मेरे मांगे तो 5 है, लेकिन सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है, हम लोगों का 33 माह का मानदेय रुका हुआ है। आप सोच सकते हैं कि अगर 1-2 महीने किसी के मानदेय या तनख्वाह रुक जाती है, उसी घर की स्थिति क्या होती है। और हमारे टीचरों का जो 33 माह का बकाया हुआ है, ये इनकी घर की हालत बहुत ही खराब है। कई टीचरों ने आत्महत्याएं कर ली, कितने जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया, एक्सीडेंट कर लिए, बच्चों की पढ़ाई रुक गई, अपने माँ बाप की दवा के लिए पैसे नहीं है, माँ बाप, कितने टीचरों के माँ बाप बगैर दवा के मर चुके हैं। अब इसको किस तरह बयान किया जाए, कम है। 33 महीने का, 1-2 महीने नहीं, 33 महीने का मानदेय रुका हुआ है। ये टीचर बिल्कुल परेशान है। अगर ऐसा ही रहा तो अब क्या स्थिति बन जाएगी, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। तो आपने एचआरडी मंत्री या मंत्रालय में संपर्क किया हो अपना? बिल्कुल, मैंने एचआरडी मिनिस्टर से मिला, मैंने अल्पसंख्यक मंत्री नकवी साहब से मिला, यानी कोई ऐसा लीडर नहीं है। कई राज्यसभा मेंबर से मिला गया है, लोकसभा सदस्य से मिला गया है,
यानी जहां हमें उम्मीद लगती है हम लोग मिलते हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका निराकरण नहीं किया गया है। जैसे ऐसा लगता है कि ये कोई मैटर ही नहीं है, हम लोग इंसान ही नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं है, हमारा खाना हमारा पेट नहीं है, कैसे हम लोग जी रहे हैं अब हम लोग का परिवार जानता है, अब उसको हम बयान नहीं कर पाएंगे। तो सभी शिक्षक काफ़ी परेशान हैं और गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार इनकी मांग को पूरा करे। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ मैं मृदुल, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की सरबराही में हुई पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में राम मंदिर की तामीर का मामला जेर बहस आया। इस मीटिंग में न तो वज़ीर आज़म शरीक थे और न ही पार्टी सदर अमित शाह। यूपी के 2 अरकान पार्लिमान रविंद्र कुशवाहा और हरि नारायण राजभर ने राम मंदिर की तामीर से मुताल्लिक हुकूमत की पेशरफ्त जानने की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक मीटिंग की सरबराही कर रहे राजनाथ सिंह ने तमाम अरकान पार्लिमान को इस मामले में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सब उसी जगह राम मंदिर की तामीर चाहते हैं जहां राम पैदा हुए थे। ज़राए के मुताबिक रविंद्र कुशवाहा और राजभर की चंद अरकान पार्लिमान ने हिमायत की। वज़ीर RSS सरबराह मोहन भागवत भी लगातार राम मंदिर की जल्द तामीर के लिए कानून बनाने का मुतालबा करते आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने अभी तक कानून बनाए जाने की हिमायत में बयान नहीं दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी का कहना है कि 3 तलाक के मामले पर बीजेपी ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वह मुल्क के आइन के खिलाफ है। वली रहमानी ने अयोध्या तनाज़े पर भी कहा कि हुकूमत इस पर ऑर्डिनेंस नहीं ला सकती क्योंकि ये मामले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। आया है जो लोकसभा से कल पारित हो गया है, अब वो राज्यसभा में जाएगा और वहाँ से जो होना है वो होगा। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी पॉलिसी बनाएगा कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बुनियादी बात समझनी चाहिए कि ये मामला मजहबी है और कॉन्स्टिट्यूशन ने मजहबी आज़ादी के हक़ को माना है। गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो संविधान के खिलाफ कर रही है। झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन हाजी फहीमुद्दीन का गुज़श्ता शब जमशेदपुर में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। हाजी फहीमुद्दीन को रियासत की तश्कील के बाद पहली बार 15 दिसंबर 2008 को 5 साल मियाद के लिए चेयरमैन बनाया गया था। गुज़श्ता शब अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाने के दौरान इंतकाल हो गया। वाज़ेह के हाजी फहीमुद्दीन अलकबर ट्रस्ट के चेयरमैन भी थे। हाजी फहीमुद्दीन की नमाज जनाजा कल 19 दिसंबर को अदा की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ी खवातीन भी अब सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम की सही तस्वीर पेश कर सकेंगी। बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क का शोबा खवातीन अब न सिर्फ गैर मुस्लिम खवातीन को अपने साथ जोड़ेगा बल्कि इनकी गलत फहमियां भी दूर करेगा। लखनऊ से तारक कमर की खास रिपोर्ट। कहा जाता है कि वक्त की जरूरत और हालात के तकाज़ों के मुताबिक खुद को तब्दील न करने वाले लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। इस ताल्लुक से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर यह इल्जाम लगते रहे हैं कि बोर्ड में शामिल लोग दकियानूस और पुराने ख्यालात के हैं और इन जहनों में मजहब का जदीद तसव्वुर ही नहीं। लेकिन अब ये बातें पूरी तरह ठीक नहीं। बोर्ड ने न सिर्फ हालात को समझा है बल्कि जरूरत के मुताबिक खवातीन और नई नस्ल के लोगों को नुमाइंदगी भी दी है और अब तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए बाकायदा काम शुरू किया जा रहा है जिसमें खवातीन अहम किरदार अदा करेंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम औरतें भी इससे जुड़ें और इसमें देखें जो काम की कारामद बातें हैं उसको उसमें से निकाला जाए फिर, और औरतों को अपने साथ हमको जोड़ना है और सिर्फ मुसलमान औरतों को नहीं बल्कि हम अपनी और दूसरे गैर कौमों की बहनों को भी हम साथ लेके चलना चाहते हैं। उस तरह की भी हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया ने इस्लाम मुखालिफ तहरीकात के फरोग और इस्तेहकाम में जो किरदार अदा किया है वो किसी से पोशीदा नहीं। इस्लाम क्या है और मीडिया ने किस अंदाज से पेश किया, जब तक ये बात समझी गई बहुत देर हो गई और मुसलमानों को बड़ा खसारा उठाना पड़ा। लेकिन अब खवातीन भी यही कहती हैं कि शरीयत के हदों में रहते हुए सोशल मीडिया की मदद से तस्वीर को बदला जा सकता है। हाँ, इसके ज़रिए हम इस्लाम को फैला सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल है औरतों को, इसलिए वो मीडिया द्वारा या किसी यूट्यूब द्वारा वो पहुंचा सकते हैं अपने पैगाम को। जो इस्लाम के बारे में उनके एतराज़ात हैं हम उसका जवाब देंगे और उनको हर तरह से मुतमईन करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अब जो हमारे यहाँ जो जलसा होगा
इसके जो 2-3 महीने के अंदर जैसे हमको बड़े लोगों का टाइम, अकाबरीन का टाइम मिल जाएगा, उसमें हम अपनी गैर मुस्लिम बहनों को। वादा रहे कि मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क के इंचार्ज हैं और वो भी यही कहते हैं कि खवातीन के शरई मसाइल हल करने में विमेन विंग अहम रोल अदा करेगी और समाज में भी एक मुस्बत फिजा कायम होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये पेशरफ्त इस हवाले से भी अहम है कि अब खवातीन के अंदर भी खुद एतमादी पैदा हो रही है, उन्हें मौका दिया जा रहा है, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और मुस्बत अंदाज से करें। तो ये एक पहलू है और उन लोगों के लिए भी एक सबक आमूज़ बात है जो ये कहते रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा हक़ाइक़ से गुरेज करता रहा है, ख़वातीन के हुकूक़ की बाजियाबी नहीं कर सका है। लेकिन ये एक ऐसी आवाज़ है, ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए न सिर्फ ख़वातीन को हुकूक़ दिए जाएंगे बल्कि इस्लामी तबलीग के रास्ते भी हमवार किए जा सकेंगे। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। आलमी यौम हुकूक अक़लियत के मौके पर बिहार के शिया वक्फ बोर्ड ने एक अच्छी पहल की है। शिया वक्फ बोर्ड ने 140 खानदानों को रिहाइश के लिए 5-5 धुर ज़मीन फराहम किया है। पहली बार बोर्ड की जानब से की गई इस तरह की पहल की सताइश की जा रही है। बोर्ड ने हज भवन में एक प्रोग्राम मुनक्किद करके गरीब मुसलमानों के दरमियान वक्फ कानून के मुताबिक जमीन तकसीम की। पटना के हज भवन में मुनक्किद ये शिया वक्फ बोर्ड का प्रोग्राम है। प्रोग्राम में बैठे ये लोग बेघर हैं जिन्हें जमीन देकर शिया वक्फ बोर्ड ने उनके हौसले को बुलंद किया है। दरअसल ये लोग पटना के चांद कॉलोनी में तवील अरसे से रहाइश पजीर थे, लेकिन इस जमीन पर माफियाओं का नाजायज कब्जा था। शिया वक्फ बोर्ड ने इन जमीनात को आज़ाद कराया और गुरबा में तकसीम कर दिया। 5-5 धूर जमीन दिया गया है वक्फ रीज रूल के हिसाब से, जो पर धूर 100 रुपये होगा। और वो वक्फ एक्ट में, लीज रूल में ये प्रावधान है कि 30 साल तक वक्फ की ज़मीन को दिया जा सकता है। उसी कानून के तहत उन्हें दिया गया है। पहले मरहले में 140 खानदान को। और अब आप देखिए बेसाख्ता, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मैं खोखले वायदे नहीं करूंगा, 15 लाख वायदा नहीं करूंगा, मगर आपने मेरे भाषण में सुन लिया कि राहुल गांधी ने यह बात बोल दी तो वो करके ही दिखा दूंगा। ताजपोशी तो हो गई लेकिन आज से इम्तिहान चालू है। आज से इम्तिहान चालू है। आपका काम अब नजर में है। आपका काम अब नजर में है। जाने कब से जबान चालू है। आज से इम्तिहान चालू है। आज से इम्तिहान चालू है।